आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा में मैं हूं इमरान खान आपके साथ। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से मुल्क को खिताब करते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला ना तो गाली से हल होगा ना गोली से, बल्कि कश्मीरियों को गले लगाकर ही यह मुद्दा सुलझ सकता है। इसके बाद फरवरी 2019 आया और पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द पुलवामा में वारदात को अंजाम दे देते हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एयर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तो चली रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपोजिशन और बीजेपी के दरमियान हिंदुस्तान के अंदर। वजह साफ थी, आम इंतखाबात 2019, और फिर देखते ही देखते यह मुद्दा 2019 के इन इंतखाबात का अहम मुद्दा बनता चला गया। ऐसे में सरकार की सख्त कार्रवाई के चलते जहां कश्मीर की सियासी जमातें चुनाव में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए अपने तरीके की सियासत कर रही हैं, तो कांग्रेस ने अफस्पा और 124A को लेकर के, दफा 124A को लेकर के जो वादे किए हैं अपने इंतखाबी मंशूर में, उसने बीजेपी को एग्रेसिव कैंपेन का और मौका दे दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह देशद्रोह को लेकर कांग्रेस पर बरहम है, तो एयर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहकर बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए सरकार के फैसले लेने की ताकत का मुद्दा बना रहे हैं। देखते देखते कश्मीर एक बार फिर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, और फिर बहुत उसके अंदर जो सियासत होती है वो भी खुलकर सामने आ रही है, और हर रोज कोई नए बयान वहां की सियासी जमातों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती। फिर बीजेपी सवाल करती है कि कांग्रेस खामोश क्यों है उमर के बयान पर, महबूबा अलग धमकी देती है, तो कांग्रेस सवाल करती है कि बीजेपी इन्हीं महबूबा के साथ हुकूमत बनाकर इख्तिदार में रह चुकी है 3 सालों तक, तब आपको चीजें समझ में क्यों नहीं आई। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें हर रोज सुनने के लिए मिल रही हैं। आइए इसी पर हम बात करते हैं। मेरे 5 सवाल होंगे, इसी के इर्द गिर्द हमारा आज का ये मुद्दा घूमेगा। मेरा पहला सवाल है, एयर स्ट्राइक के बाद इंतखाब का फोकस क्या कश्मीर पर है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या महबूबा और उमर में अलहदगी को बढ़ावा देने की होड़ सी लगी हुई है, अलगाववाद को बढ़ावा देने की होड़ सी लगी हुई है? तीसरा सवाल, दफा 370 और 35A बीजेपी को चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? चौथा सवाल, अफस्पा को लेकर के कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर के जरिए क्या एक नई बहस छेड़ दी है? और पांचवा सवाल, आम कश्मीरी की तरक्की को लेकर सियासी जमातों की नीयत आखिर है क्या, चाहे कश्मीर की सियासी जमातें हो या फिर कौमी सियासी जमातें हो। चलिए इस पर हम बात करते हैं, और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। स्टूडियो में तशरीफ फरमा मेरे साथ जो मेहमान हैं, आइए उनको हम दिखाते हैं और उनका तारुफ भी कराते जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा धीरे धीरे चलते 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 यहां तक पहुंचा है, और कहीं ना कहीं पुलवामा और उसके बाद के हालात भी इसके लिए जिम्मेदार है, और सभी सियासी जमातें अपने अपने तरीके से इस पर राजनीति कर रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अनुराग वर्मा जी, सीनियर सहाफी हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बहुत सुलझी हुई और सटीक राय आपके जरिए हमें मिलती है, इसलिए मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में आपको रखने की कोशिश करता हूं। सर, बहुत शुक्रिया कि आप यहां पर हमें वक्त दे पाते हैं। मोनिका चौधरी जी मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मोनिका जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। यशवीर राघव जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं और अपनी पार्टी का मौकिफ बहुत ही जारहाना अंदाज में, यानी एग्रेसिव अंदाज में रखते हैं। अमित रैना जी, खास तौर से इस बहस में हमने आज उनको शामिल किया है, कश्मीर मामलों के अच्छे जानकार हैं, आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित के तौर पर आप जाने जाते हैं, और अपनी एक तंजीम भी आप चला रहे हैं, एनजीओ भी आप चला रहे हैं। शकील अंसारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, साबिक वजीर रहे हैं बिहार के, और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आपके बोलने का अंदाज भी मुझे बहुत पसंद आता है, बड़े एग्रेसिव अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं और अपनी पार्टी का काउंटर करते हैं, मौकिफ रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं बहस का, और सबसे पहले मैं सियासी जमातों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं अनुराग जी के पास आ जाऊंगा। अनुराग जी, मेरा जो आज का मुद्दा है आप उसको बेहतर तरीके से समझ गए हैं। कश्मीर धीरे धीरे इन आम इंतखाबात में मुद्दा बनके फोकस में आता जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। ये कुछ महीनों में बहुत तेजी से आया है, और अब सभी सियासी जमातें, सभी राजनीतिक जमातें अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही हैं।
आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, मेरे इस विषय में कितनी सच्चाई है, इस पर जरा रोशनी डाल दीजिए। देखिए इमरान, इस विषय को उठाना वाकई बहुत एक इस समय के हिसाब से बहुत ही वाजिब सब्जेक्ट है। देखिए, कश्मीर हो गया, धारा 370 हो गई, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के समय ये पोलराइजेशन को बहुत ही अच्छी तरह से उस दिशा को, उस जो राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होता है पोलराइजेशन करना, उसको बहुत अच्छे तरीके से उनका उद्देश्य सिद्ध करते हैं। तो दोनों तरफ के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कश्मीर के क्षेत्रीय दल हो या भाजपा हो, ये दोनों तरफ के लोगों को सूट करता है। तो अगर आप इस चीज की, इस बहस को देखें, अभी आप 2-4 दिन 6 दिन के अंदर देखें किस तरह से कश्मीर के रीजनल पार्टीज वो एक डिफरेंट एंगल देके जो भाजपा कह रही है उसका विरोध करके, मतलब अब आप एक पार्टी ऐसी जो केंद्र में, जिसकी सरकार रह चुकी है, केंद्र में सरकार का एक हिस्सा रह चुकी है, वो ये कह रही है कि कश्मीर में हम अलग राष्ट्रपति और एक अलग प्रधानमंत्री की परिकल्पना करते हैं या उसका सपना देखते हैं। इस तरह से ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या मतलब क्या एक देश में 2 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति होंगे? ये क्या एक दौर में होते थे? एक दौर में होते थे, लेकिन वो दौर खत्म हो चुका है। आज बात हो रही है हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, या जो सरकार का मुद्दा रहा कि 370 हटाएंगे या जो भी था, वो चाहे राजनीतिक मामला था या जो भी था। लेकिन आज हम बहुत आगे निकल आए हैं। उसमें ये कहने का क्या मतलब था? क्या वो ये चाहते हैं कि एक जो वहां का चुनाव है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए, वहां से जो सीटें, वहां पे जो भी लोकसभा की जो भी सीटें हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए, देश के दूसरे हिस्सों में इस विचारधारा का इंपैक्ट हो और लोग डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट तरीके से चुनाव को देखने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस डायरेक्शन में चुनाव को ले जाना चाहती हैं। अच्छा, अगर इसमें एक चीज और भी देखिए, इसमें कहीं भी भाजपा को नुकसान नहीं होता है। इसमें जिस तरह से उनका वोट बैंक पक्का होता है, उस तरह से भाजपा का भी वोट बैंक पक्का होता है। इसमें नुकसान अगर होता है तो वो कांग्रेस को होता है, क्योंकि कांग्रेस और ये जो क्षेत्रीय दल, जो जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रीय दल है, उनका वोट बैंक एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है, जो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो वोट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन जो भाजपा का वोट है, अभी अगर इनको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा एकदम, और उसके बाद इनको इससे लाभ ही होगा। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने मोटे तौर पर समझा दिया जो इसके पीछे सियासत चल रही है और किस तरफ देखते हुए चल रही है कि कहां किसको कौन सी चीज इफेक्ट करती है और हमें फायदा दे सकती है। मैं फिर एक बार पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाने से पहले अमित रैना के पास आना चाहूंगा। कश्मीर मामलों के जानकार हैं, कश्मीरी हैं। अमित, कश्मीरियों का मुद्दा क्या है और जो तमाम सियासी जमातें, कांग्रेस, बीजेपी और वहां की रीजनल जमातें जिस तरह के मुद्दे लेकर के कश्मीरियों की बीच आ रही, क्या वो सारी चीजें कश्मीरियों को इफेक्ट करती हैं, उसी के आधार पर वो वोट करते हैं, या फिर उनके भी मुद्दे वही हैं जो कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों के होते हैं? अच्छा विकास, तरक्की, सड़क, बिजली, पानी, सेहत, शिक्षा और बहुत सी चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए होती है। जी इमरान भाई, एक मैं चीज ऐड करूंगा। आपके चैनल में ही आज से करीब 1 महीने पहले पीडीपी के प्रवक्ता, पीडीपी के एक नुमाइंदे जो श्रीनगर से बैठे थे, उनका यह कहना था कि कश्मीर के यूथ के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, वो रोजगार, वो रोजी रोटी ये नहीं है, वो डिफरेंट है। तो हम लोग की काफी गर्मा गर्म बहस हुई थी, लेकिन वो एक मैं पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि वहां के जो लीडर्स हैं वो जनता को क्या घुट्टी पिला रहे हैं वहां पे। तो मैं ये सवाल अमित के पास लेकर आ रहा हूं कि क्या वो मुद्दे कश्मीर के लोगों के, वहां के यूथ के हैं ही नहीं क्या, जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के होते हैं, नौजवानों के या आम लोगों के? देखिए, हम सबसे पहले तो भूल जाते हैं कि प्रदेश कश्मीर नहीं है, प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है और उसके 3 प्रोविंस हैं, जम्मू है, कश्मीर और लद्दाख है। तो किन कारणवशों से हम सीमित सिर्फ कश्मीर तक रह जाते हैं और कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं, 22 में से पता नहीं। मगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वही मुद्दे हैं जो पूरे भारत के हैं, जिसमें विकास भी है, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें आतंकवाद भी है, जिसमें अलगाववाद भी है, जिसमें देशीय अखंडता भी है। तो जो एक भारतीय का मुद्दा है वही
कश्मीर का मुद्दा और जो कश्मीर का मुद्दा वही भारत का मुद्दा है। सभी मुद्दा एक ही है। जहां तक बात है कि इस इलेक्शन में क्या कश्मीर फोकस रहेगा इलेक्शन को लेकर, मेरे ख्याल से कश्मीर इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद देश की सुरक्षा फोकस में आ गई है, आतंकवाद फोकस में आ गया है, अलगाववाद फोकस में आ गया है, आर्मी फोकस में आ गई है और देशद्रोह फोकस में आ गया है। और क्योंकि कश्मीर एपी सेंटर है इस सब का, जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, अलगाववाद, आतंकवाद, आर्मी। बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी और 3 साल सरकार चलाई, ये बात फोकस में आने से पीछे रह गई। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक वो एक दूसरा ही मुद्दा, वरना बीजेपी से सवाल किया जाता बार बार किया जाता कि आपने 3 साल सरकार चलाई, उसके बाद आपको बहुत सारे मुद्दों की याद आई और आप पीछे हटे। देखिए सरकार तो कांग्रेस ने भी चलाई, सरकार पीडीपी ने भी चलाई, ये बीजेपी ने भी चलाई। किनारे हैं ना अपने आप को, जैसा बताते हैं हम, 2 अलग अलग ध्रुव है। मैं ये इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता ही दे सकते हैं, मगर आज भाजपा कम से कम ये कहता है, काफी डिबेट्स में जाता हूं कि हमने जहां पहचाना कि उनके 2 चेहरे हैं, हमने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि पीडीपी का कोई 2 चेहरा नहीं है, पीडीपी का चेहरा जब से बनी एक ही रहा है। भाजपा किस उम्मीद से गया कि उनका चेहरा बदल जाएगा, वो तो भाजपा ही बता सकती है। इस बात की मैं दाद दूंगा पीडीपी को, उन्होंने अपना चेहरा नहीं बदला। तो ये सब मुद्दे हैं। और पुलवामा अटैक के बाद आज मुझे लगता है कि हर नागरिक आज देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इतने सैनिकों की शहादत हमने दी है कश्मीर में। राष्ट्रीय सुरक्षा अपने आप में जैसे ही मुद्दा बना तो वो कश्मीर अपने आप में फोकस में आ गया, क्योंकि पुलवामा हो गया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन गया। तो कश्मीर की चर्चा इधर बार बार शुरू हो गई है। ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूं आपके पास। इसमें 2 पॉइंट और भी हैं, क्योंकि जब आप अखंडता की बात करते हैं और अखंडता की बात करते हैं और बीजेपी पार्टी ही बनी थी 370-35 से हटाने के लिए, उन्होंने हटाया नहीं वो अलग बात है, मगर उन्होंने वापस उसको फोकस में लाया और उन्होंने बोला देखिए जी 370 भी एक कारण है आतंकवाद का, 370 भी एक कारण है अलगाववाद का, 35 से कश्मीर को पूरी तरह विलेन नहीं होने देता। फोकस में लेकर आ जाते हैं तब, जबकि वो 3 साल पीडीपी के साथ सरकार बनाकर चला लेते हैं। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड लूंगा। 30 साल में, पिछले 30 साल से 1990 के बाद पिछले 30 साल में 12 साल भाजपा की सरकार रही है सेंटर में। तो तकरीबन 40% तो उनकी सरकार रही है। तो उस 40% के समय में भी उन्होंने 370 नहीं हटाया, 35 से नहीं हटाया। इलेक्शन के समय याद आता है। यशवीर राघव से तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। यशवीर, जो असहजता थी ना खासतौर से, उससे आपको एक तो मुक्ति मिल गई। पीडीपी के साथ जो आप लोगों ने सरकार चलाई, उसके बाद सवाल उठते इन इंतखाबात में, लेकिन पुलवामा हो गया, एयर स्ट्राइक हो गई, मुद्दा राष्ट्रवाद आ गया, कश्मीर में तो फोकस हो गया, लेकिन वो तमाम बातें पीछे रह गई। आज उसका जिक्र कोई नहीं करता। हम वजीर आजम की रैली देखते हैं, हम अमित शाह की रैली देखते हैं, 370 आप एक बार फिर उठा रहे हैं, 35 से आप फिर उठा रहे हैं, लेकिन अब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया आपने तो उनके साथ सरकार चला दी, जो आज भी धमकाते हैं इसको लेकर के कि अगर इसको छेड़ा तो उसी दिन कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। तो वो सवाल आज आपसे पूछने वाला कोई इसलिए नहीं है क्योंकि आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना हावी कर दिया है कि अब ये सवाल थोड़ा गौड़ हो जाता है, पीछे हो जाता है। नहीं, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई हावी किया। मैं आपने जितने भी सवाल किए मैं उन सबका जवाब देता हूं। पहली बात, 26 अक्टूबर 1947 के बाद से ये डिबेट बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए कि कश्मीर भारत का अंग है और अलग होगा। ये अगर इस तरह का कोई बयान देता है, मैं कह रहा हूं इस बात का तरह कोई बयान देता है तो देशद्रोह है, उस पर देशद्रोह के नाते मुकदमा भी चलना चाहिए। उसके बाद हमारी पार्टी का जनसंघ का स्थापना ही कश्मीर को अभिन्न अंग मांगते हुए अखंडता के लिए ही स्थापना हुई 1951 में। और यहां तक कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने संस्थापक थे हमारे, उन्होंने कश्मीर में अपना देह तक त्यागा इस कारण से कि पहले क्या परमिट लगता था, उसके बाद जब श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की वहां पे शहादत हुई, उसके बाद से कम वो एक हमें देश को नागरिकों को फायदा हुआ कि वहां परमिट खत्म हुआ। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने वहां शहादत दी और यह कहा भी जाता है जो कश्मीर जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बनाती है, जो महबूबा मुफ्ती कह चुकी है कि सवाल का जवाब हटाया तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। एक सवाल का जवाब दूंगा। पीडीपी के साथ सरकार बनाने का कारण था, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण रूप से विकास हो, और कारण था हमारे 25 एमएलए आए थे जम्मू के क्षेत्र में, उनके 28 एमएलए आए थे कश्मीरी वैली में, तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आप बता दीजिए इसके अलावा क्या ऑप्शन था? मैं जो हमारे इतने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे राजनीतिक, तो विकास कैसे होता, फिर अलगाववादियों का
फिर आप मौका के देते। साथ बैठ हमने के विकास की परिकल्पना को आगे रखते हुए पीडीपी के साथ समझौता किया। जब हमें लगा कि हम 370 को नहीं हटा पा रहे हैं, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। आपको 3 साल बाद लगा। हमने कई बार प्रयास किया 370। हम देखिए विधानसभा में सरकार लेकिन ये बात है ना यशवीर, ये सवाल अब कोई कर नहीं, सरकार होना बहुत जरूरी है। इमरान भाई विधानसभा में सारे मिनिस्ट्री तो आपने पीडीपी को दे रखे थे। वही तो कह रहा हूं ना, आपके 28 और 25 नहीं थे, 27 आपके पास थे, 27 उनके पास थे। नहीं 28 और 25 थे। सज्जाद लोन आपकी साइड से एमएलए बना था, चलो उनके साइड से नहीं बना लेकिन था। हमारे भाजपा के 25 दो एमएलए और उनके रैना साहब 27 और उनके सरकार, हमने 370 हटाने के लिए ही सरकार में भागीदारी करी। जब हमें लगा कि वो राष्ट्रवाद की परिकल्पना से हट रही है, वो अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही है, तो हमने समझौता छोड़ दिया। आप देखिए राष्ट्रपति शासन में वो विकास भी हो रहा है। क्या भाजपा सरकार ने वो IIT नहीं दी, वहां IIM नहीं दिए, केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए। भाजपा सरकार में वो पहले क्या होता था, कितने करोड़ों वहां पे पैसे जाते थे, सारा कहां लग जाता था, कोई विकास कार्य नहीं होता था। लेकिन भाजपा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आप इस बात को भी इमरान भाई मानेंगे, भाजपा है कभी 370 का विषय चलता है, वरना कांग्रेस तो इसको लुप्त कर देती। कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से 35 घुसाया, कैसे प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट में अगर 35 का मुद्दा ना होता तो हम 35 को खत्म करते, 370 भी खत्म होगा, चिंता मत कीजिए। 2020 तक का संकल्प दिया अमित शाह जी ने, करेंगे, हम करेंगे, आप इंतजार कीजिए। और फिर महबूबा क्या कह रही है, महबूबा क्या कह रही है, जिस प्रकार से 20 में अगर आपने ये हरकत की, जिस प्रकार से वो अगर धमकाने की स्थिति में है तो सरकार किसकी? फिर मैं तो इस्तेमाल करूंगा, महबूबा अगर धमका रही है तो ये सरकार किसकी, किसको धमका रही है? आप समझ रहे हैं? इमरान भाई धमका नहीं रहे हैं, वो राजनीति कर रही है, बिलबिला रहे हैं। उन्हें पता है कि देश के युवा और कश्मीर के युवा, आज देखिए 90 तक दशक तक क्या होता था, आतंकवादी बनने के लिए युवाओं की लाइन लगती थी। आज क्या सीआरपीएफ और सेना में भर्ती होने के लिए कश्मीर युवकों की लाइन लग गई। कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है क्या आपको? बदलाव है, अभी दिख रहा है। मैं आ रहा हूं शकील अंसारी साहब, बदलाव हो गया कश्मीर में। कश्मीर का मुद्दा इलेक्शन में तो फोकस में है और सारी समस्याएं कांग्रेस की खड़ी की गई है, कांग्रेस की तैयार की गई है बकौल बीजेपी। देखिए उनको बोलने का हक है, वो बोले। असली बात यह है कि आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ पूरी सरकार आराम से इन्होंने महबूबा मुफ्ती तो आज का विषय है। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। पहले दौर में शांति से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको जब वक्त मिले तो आप बोलिएगा, वरना डिबेट नहीं होगा। आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे, दोनों साथ साथ बोलते रहेंगे। कोई बात नहीं, बोलिए खान साहब। तो महबूबा, मैं खान साहब नहीं हूँ, अंसारी साहब क्लियर रखिए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाया, उसके बाद आज ये सब बातें कर रहे हैं 370। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही 370 हटाने के नाम पर और कुछ नहीं कर सके। ये देखिए है क्या, आप जैसे डिबेट कर रहे हैं कश्मीर का डेवलपमेंट, अभी हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे कि ये किया वो क्या। ये इलेक्शन देश का है, कश्मीर का नहीं है। कश्मीर का इलेक्शन, एक मिनट मैं पूरा करूं ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये फोकस में क्यों है, यही तो मैं बताना चाहता हूं। चूंकि ये कि आप पूरे तरीके से जिस तरह कश्मीर है, क्या उतने फोकस में यूपी है, क्या उतने फोकस में केरल है, क्या उतने फोकस में कर्नाटक है? नहीं है। कश्मीर इसलिए उनके फोकस में है कि जैसा हमारे पत्रकार भाई ने पहले कहा कि ये पोलराइजेशन का एक इशू है जो कश्मीर के सीट के लिए नहीं है कि वहां 2 सीट मिलेगी कि 3 सीट मिलेगी। ये इशू पूरे देश को कॉमनलाइज करने के लिए और पोलराइज करने के लिए। अच्छा जी, और 124 देना चाहता हूं, सुन लीजिए, एक मिनट मेरा सवाल रखने दीजिए शकील साहब के पास। पोलराइजेशन 124A को लेकर के हम बात करेंगे, इसको हम हटा देंगे और उसके बाद जो है अफस्पा को लेकर के हम विचार करेंगे। ये क्या है? ये किस तरह पोलराइजेशन करने की कोशिश है कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में? जरा उस पर रोशनी डालिए सर। जरूर मैं डालूंगा रोशनी। हमने इंतखाबी मंसूर में जो कहा अफस्पा के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि कई बार ये चैलेंज है और हमने उसमें कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें अमेंडमेंट करता है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट से इसको अमेंडमेंट करके कोई दूसरे कानून लाने की कोशिश करेंगे जो इफेक्टिव ज्यादा हो। एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने और अपहेल्ड कर रखा है, इसीलिए तो आप खुद नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि हमारे लिए कर दीजिए। नहीं, हमारे लिए नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के लिए इसमें
प्रयास करेगी कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे। आर्मी को रेप फोर्सेस के किरदार पर सवाल उठा दिए अपने इंतखाबी किडनैपर्स की बात करके। अरे भैया आप आपको बताइए, आप भी तो इसको मुद्दे को फोकस में ला रहे हैं। नहीं, एक मिनट, और अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। 128 अगर मुझे बोलने नहीं देना है तो ठीक है, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। 124 जवाब आप भाई साहब, आप तो पत्रकार हैं, आप पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल लोगों की तरह क्यों उलझ रहे हैं? आप अपनी बात सब बोलिए ना, आपको हक है बोलने का। सवाल हम कह रहे हैं ये कि आखिर इस फौज को मोदी की फौज किसने कहा? एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस दिया है। ये इलेक्शन बनाया क्या जा रहा है? ये जिस तरह पुलवामा के बाद विपक्ष ने, सारे विपक्ष ने कहा था आप एक्शन लीजिए, और सरकार ने एक्शन लिया। उसके बाद जो मामला यह है कि ये इलेक्शन के लिए पूरे देश को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। कि अभी आपने कैप्शन में हम देख रहे थे, आप लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी कश्मीर में खरीदने का नहीं किसी को राइट है। ठीक है, कश्मीर में खरीदने का राइट नहीं है, तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हिस्से और हमारे झारखंड के भी कुछ हिस्से जिसमें पहले से कानून बना हुआ है जहां आप बाहर से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह की चीजें हैं। और कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव इशू है, उसको बहुत पीसफुल तरीके से डील करना चाहिए। इलेक्शन के वोट के लिए मैंने इलेक्शन के लिए बीजेपी जिस तरह से कश्मीर का नाम, मुसलमान का नाम, पाकिस्तान का नाम, ये तीन चीज कर रही है। मिलिटेंसी है या जो हालात है वहां के, जो अलगाववादपन ये बढ़ा रहे हैं, इनके कारण बढ़ रहा है। मोनिका जी, कौन ध्रुवीकरण कर रहा है आपके मुताबिक? कौन पोलराइजेशन कर रहा है? सभी एक दूसरे पर इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं, कौन कर रहा है वैसे? देखिए, जब हम चुनावों की बात करते हैं तो अगर आप 2014 के भी चुनाव देखेंगे तो चुनाव हमेशा एक मुद्दा, उसका नैरेटिव सेट करता है। 2014 में करप्शन ने चुनावों के मुद्दे का नैरेटिव सेट किया, लेकिन इस बार जब हम 2019 की बात करते हैं तो इस बार जो नैरेटिव सेट हुआ है वो राष्ट्र समर्थक बनाम आतंकी समर्थक, ये नैरेटिव हमारे देश में सेट किया गया है। और ये नैरेटिव हमारे देश की जनता, ये नैरेटिव हमारे देश की जनता ने सेट किया है। मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। दूसरी चीज कि जब हम इसको देखते हैं तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हमारी जनता ये बात जानती है। आज जब पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो जनता ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर भी विकास की ओर बढ़े, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का हटना उसके लिए आवश्यक है। इसके नाम के बहुत सारे आर्टिकल्स और ब्लॉक्स हैं। जो बात अंसारी साहब ने कही उनके मैनिफेस्टो के बारे में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, मैं उन्हें एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आप अभी डिफेंड कर रहे थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, लेकिन आप जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उन्होंने लास्ट में लिखा है टू रिमूव इम्यूनिटी फॉर एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, सेक्सुअल वायलेंस एंड टॉर्चर। इसमें यह कहीं नहीं लिखा गया कि हम कोर्ट से मांगेंगे, हम कोर्ट के पास जाएंगे। आपने साफ लिखा है कि हम एफसपा के नाम पे इन चीजों को हटाएंगे। इसका मतलब साफ है कि एफसपा के नाम पे सारी चीजें होती हैं, यानी कि आप सीधा सीधा हमारे देश की आर्मी पर सवाल खड़ा करते हैं। इस बात को कांग्रेस कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है कि कैसे उन्होंने इस मुद्दे को देश में लेकर आए। आपने जो सवाल उठाया उसमें एक चीज और जोड़कर, उमर अब्दुल्ला शकील अंसारी साहब जब कह रहे हैं, अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि हम वापस वही चीज लाएंगे कि हिंदुस्तान में कश्मीर में भी एक वजीर आजम होगा और सदर रियासत होगा, और कांग्रेस खामोश रहती है। और जो बात मोनिका जी ने उठाई है उस पर जवाब दीजिए सर। देखिए, इसमें भाजपा से एक मिनट, इस सवाल का जवाब और बाकी लोगों का और आपका भी जो मौकिफ है उसकी तरफ मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, एक वक्फे के बाद, एक छोटे से वक्फा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद बहस शुरू होगी, असली बहस। अब की बार बना कश्मीर हथियार। जी हां, लोकसभा आम इंतखाबात में कश्मीर मुद्दा धीरे 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 करते हुए फोकस में आ गया। पुलवामा और उसके बाद की स्ट्राइक इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और तमाम सियासी जमातें अब खुलकर इस पर अपनी राजनीति कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना करके कश्मीर पर लगातार बार बार बात हो रही है। उसके बाद वहां की राजनीतिक जमातें भी अपनी जमीन को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और हर तरह से हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। मैं एक बार शकील अंसारी साहब के पास जाना चाहूंगा, जरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर है। सर, ब्रेक से पहले आप पर सवाल आया कि उमर अब्दुल्ला के बयानों पर कांग्रेस खामोश रह जाती है, और जो मोनिका जी ने बताया कि आपके घोषणा पत्र में, आपके इंतखाबी मंशूर में साफ तौर पर स्पष्ट अफस्पा को लेकर के क्या है, किनको आप साधना चाहते हैं, किसको आप अपनी तरफ पोलराइज करना चाहते हैं, जरा खुलकर बता दीजिए सर। जरा ये बता दीजिए कि पिछले एजेंडा जो बीजेपी ने 15 लाख रुपया सबके जेब में पहुंचे,
नहीं पहुंचे। नौजवानों को 2 करोड़ के बजाय 2 लाख नौकरियां मिली, नहीं मिली। मेरा मुद्दा ही एक नहीं है सर के बदले 10 सर लाएंगे और आपका रिकॉर्ड है आज का वो मेरा मुद्दा ही नहीं है। ज्यादा शहादत हमारे नौजवान जो सरहद पर हमारे फौजी हैं उनको सबसे ज्यादा शहादत देनी पड़ी है 5 साल के अंदर। और राम मंदिर बनने जवाब दे नहीं रहे, लगातार पिछले 1 महीने से सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, जवाब देते ही नहीं है। इसलिए और अब फिर सेना पर प्रशंसा लगा रहे हैं, उमर आरोप लगा अब्दुल्ला रहे के हैं, बयान वीडियो पर गायब करते हैं लोगों को, शकील साहब नागरिकों को कांग्रेस गायब खामोश करते क्यों हैं, है? आप सेक्सुअल उनके साथ हरासमेंट इत्तेहाद करते करके वहां इलेक्शन लड़ हैं, रहे हैं। झूठे आरोप लगा रहे हैं घोषणा पत्र में। एनसी के साथ कांग्रेस इन्होंने वहां पे अपना- मिलकर चुनाव लड़ रही है कि नहीं? सुनिए इमरान भाई, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, अपना सुसाइड नोट लिखा है, जिस प्रकार से अरे मैं आ रहा हूं ना सर, शौर्य आपके पे पास। यशवीर फिर आऊंगा आपके प्रशंसा लगाए। पास। अरे यशवीर आऊंगा, जवाब सुन तो मांगिए लीजिए। ना, ये उनसे कहां जवाब पहुंच तो रहे लेने हैं? दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए शकील साहब, क्या उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस को बात नहीं रखनी चाहिए थी? क्यों खामोश है? आप उनके साथ इत्तेहाद में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? देखिए, आप उमर अब्दुल्ला के बयान कोई आज के नहीं होते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहले ऐसा होता था। वो कह रहे हैं सर कि दोबारा करेंगे। अरे भाई, वो केंद्र की सरकार वो बना रहे हैं कि वो करेंगे। वो आप अगर जिस तरह से कश्मीर इशू बना रहे हैं, वो कश्मीर इशू नहीं है, ये देश का इशू, नौजवानों के भविष्य का इशू है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, उसका इशू है। आपको 15 लाख रुपए का धोखा दिया, वो इशू है। आपके राशन कार्ड में जो आपने घपलाबाजी किया है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। चौकीदार जो चोरी किया है, वो इशू है। और आप इसको घुमा के ले आ रहे हैं कश्मीर इशू, मुसलमान और पाकिस्तान। ये आप कह रहे हैं ये इशू नहीं है, इशू देश का नौजवान पूछेगा, पता लग जाएगा कि ये चौकीदार ने चोरी कैसे की, ये नीरव मोदी कैसे भाग गया, ये चोरी बनाम इलेक्शन को आप कॉमनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश आपने दे तो दिया जवाब, आपने जवाब दे तो दिया। आप देख लेंगे इनको कॉमनल आ रहा हूं एक बार फिर आ रहा हूं। मैं एक बार अनुराग जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, हमारे भाइयों ने, मैं समझ गया शकील साहब, मैं समझ गया, मैं समझ गया शकील साहब। आपके पास उमर अब्दुल्ला को लेकर कोई जवाब नहीं है। आप किसको साधना चाह रहे हैं मैं समझ गया, और उससे क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता। कांग्रेस के रणनीतिकार क्या सोच रहे हैं? ठीक है, नहीं, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मुझे आपका साउंड गिराना पड़ेगा। शकील भाई सुनिए ना, सुनिए सर, पूरे एहतराम के साथ। नहीं, मैं कश्मीर पे आज बात कर रहा हूं। मैं बाकी विषय पर आपसे बात कई बार कर चुका हूं। मैं अनुराग वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुराग जी, कांग्रेस की रणनीति कश्मीर को लेकर के और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी ने बनाया उसको लेकर के समझ में नहीं आ रही। एक मिनट, मैं आ रहा हूं ना, यशवीर आ रहा हूं। एक मिनट अनुराग जी, कांग्रेस किसको साधने की कोशिश में आप समझ पा रहे हैं कि सर? देखिए, एक कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजी टीम है उसको समझने की, उसको कुछ चीजें समझने की बहुत जरूरत है कि जिस तरह से रीजनल पार्टीज होती हैं वो छोटे से एक सेगमेंट वोटर्स को, हाँ, स्वार्थ के लिए रादर कह सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जहां नेशनल पार्टी का मामला आता है ना, जहां पे अगर आप राष्ट्रीय दल हैं तो आपको इस चीज में बहुत सावधानी से चलना होता है। आप सिर्फ एक वर्ग का वोट नहीं ले रहे होते। हो सकता है आप जम्मू कश्मीर में एक वर्ग के वोट से आपको फायदा हो रहा हो, लेकिन उसका नुकसान आपको उत्तर प्रदेश में हो रहा हो सकता है आपको किसी आपके एक बयान या आपनी एक चुनावी मैनिफेस्टो का फायदा आपको उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान राजस्थान में हो रहा है। तो राष्ट्रीय दल को बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे और राष्ट्रीय जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें उसको लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, जो इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से अपनी असफलता दिखा रहा है। आपने इनका जो क्या ये मोनिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के रणनीतिकार इस तरह से कर सकते हैं? क्या कांग्रेस ये सब अनजाने में कर रही होगी? मुझे नहीं लगता। इसके पीछे भी अपनी एक, मैं आ रहा हूं यशवीर, आपसे भी जवाब दो, इसके पीछे बड़ी सियासत होगी, ये तो तय है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और इतना वक्त तक उसने इक़्तिदार में हिंदुस्तान में रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी गलतियां कर रही होगी इस वक्त?
देखिए, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, वो लगातार ऐसी चीजें कर रही है। कभी वो ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं जिसकी उनको जानकारी नहीं होती, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो उनको मालूम नहीं होता। कभी उनके कांग्रेस के नेता जो कि जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अनाउंस करते हैं कि जो लोग जेल में कैद है, जिनको हमारी आर्मी ने कैद किया, हम उनको, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए देंगे। जो लोग जेल में कैद है, हम उनको रिहा कर देंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जिस पर कांग्रेस का कोई स्पष्टीकरण नहीं आता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप देखेंगे, एक पॉइंट में पहले ही रख चुकी हूं, उसके साथ में बोलना चाहती हूं। सेक्शन 124A को ये बोलते हैं कि क्योंकि इसका मिसयूज किया गया लगातार। मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस से कि सेक्शन 124A का, जो कि सेडिशन हमारे देश का एक इतना इंपॉर्टेंट नियम है, उसका मिसयूज कहां किया गया है? उसको लागू ही तब किया जाता है, उसी व्यक्ति पे लागू किया जाता है जो देश के लिए देशद्रोही बातें करता है, देशद्रोही एक्टिविटीज करता है और देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देता है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इन सारी बातों का जवाब दें और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मैं बोल सकती हूं कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता है, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी बिल्कुल बिना सोचे समझे लगातार डिसीजन ले रही है। जवाब दीजिए ना, उसके जवाब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अगर अमित के पास आऊं, अमित रैना, एक मिनट, अमित रैना, उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर के कांग्रेस की खामोशी हम समझ गए, शकील साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर भी चुप रहे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा कांग्रेस की तरफ से। क्या ये चीजें बिलखुसूस, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, बिलखुसूस कश्मीर को इफेक्ट करती है क्या? और कांग्रेस को वहां पर कोई हित सद्धता दिखता है क्या? आप कश्मीर को अच्छे से समझते हैं, जरा समझा दीजिए। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कांग्रेस की सोच एक रीजनल पार्टी, वो भी कश्मीर सेंट्रिक रीजनल पार्टी जैसी क्यों है। मतलब इस बयान से जो अफसफा को लेकर 370 को लेकर, ये जम्मू में भी इलेक्शन हारेंगे और लद्दाख में भी हारेंगे और कश्मीर में तो वैसे ही नहीं जीतने वाले ये। तो किस गेन को लेकर 6 सीटें हैं टोटल, जिसमें से एक भी मुझे जीतती हुई नहीं दिख रही इनकी, क्या सोच को लेकर उन्होंने यह मुद्दा उठाया है, मेरे समझ के बाहर है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है, जब 53 में शेख अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ एक्शन करने का सोचा, नेहरू ने उठाकर उनको 12 साल जेल में डाल दिया। कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने मकबूल भट्ट को उठा के फांसी की सजा दे दी, और कांग्रेस ही वही पार्टी है जिसने अफजल गुरु को भी फांसी दी। तो आज उनका प्रेम सडनली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान समर्थकों के लिए क्यों जागा है, मुझे नहीं पता क्या सोच रही है। नहीं, लाहौर हवाई जहाज किसका उतरा था? कोई कांग्रेस के लीडर का? आप ऐसी बात पाकिस्तान समर्थन बात कर रहे हैं। सर, आप अपना का मैनिफेस्टो देखें। मैं एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन की तरह जब मैंने मैनिफेस्टो देखा तो मैं 2 मिनट तो सोचने लगे कि दिल्ली में बना है कि रावलपिंडी में बना है, ऐसा मैनिफेस्टो है आपका। तो आप लोगों ने, आप कह रहे हैं 124A हटाना चाहिए। 2009 से 2014 के बीच 8000 केस कांग्रेस ने फाइल किए 124A को लेकर, 8000 केस। तब आपको नहीं लगा ये कानून गलत है? आईटी एक्ट में आप संशोधन लाए जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, तब आपको पर्सनल फ्रीडम की बात याद नहीं आई? आज ही क्यों याद आई? क्या राहुल गांधी ने वादा करके आए थे जब वहां मिलके आए थे टुकड़े टुकड़े गैंग से कि आपको बचाने के लिए मैं 124A हटवाऊंगा? क्योंकि मिलके तो वही आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किससे मिलके आए थे? बिल्कुल मिलके आए थे, नवाज शरीफ से मिलके आए थे, जैसे शर्मल शेख में सब कुछ दाव में लगा। ऑफिशियल तो पता नहीं था। और कैसी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है सर, यशवीर 72,000 पहुंच गया और क्या करके आया अभी तक देश की सालाना की राहुल गांधी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप कह रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री ऐसे ही चला गया? ठीक है सर, आप बता दीजिए ना। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री? अमित जी आपको बताएंगे, आपका जवाब ले लिया सर, आपको क्या बताएंगे? आपको जवाब ले लिया, सबे पता है, आपको नहीं पता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यशवीर सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। यशवीर सुनिए, बहुत आप राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। 72,000 सालाना की काट जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, कांग्रेस के इस बहुत बड़े वादे की, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि सालाना 72,000 अगर हमारे पास आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसे में आप लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को, बिलखुसूस कश्मीर को, 370 को तेजी से हवा देनी शुरू की। क्यों ना हम इस तरह से देखें, इस बड़े मुद्दे की काट आप नहीं ले पाए? देखिए, कांग्रेस ने कुछ दिन पहले जब घोषणा पत्र जारी किया, ये सारे मुद्दे वहां से उठे।
आफ्सपा का जिक्र वहां पे आया, जिस प्रकार से उन्होंने सेक्सुअल वायलेंस और नागरिकों के गायब होने का आरोप, 72,000 सालाना भी है उनका बड़ा मुद्दा। भाई मैं पूरी बात करता हूं, जिस प्रकार से नागरिकों के उत्पीड़न का और इस तरह का उन्होंने सीधा सीधा अपने घोषणा पत्र में लिखा है, सीधा आरोप लगाया एक तरह से सेना के शौर्य पर, तो अपने आप में मुद्दा तो उठना ही है। भैया सेना में भी इस बात की चर्चा है कि क्या करने वाले हैं। दूसरी बात मोदी की सेना है, मैं कह रहा हूं, अरे अंसारी जी शर्म आनी चाहिए, मोदी की सेना है, हुए थे मोदी की सेना है, मोदी देश का मोदी की सेना है। शकील साहब सुन तो लेने दीजिए, शकील साहब मोदी की जब आप बोल रहे थे तो वो खामोश थे। एक एक करके सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाते हो। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना होती है, शर्म करो, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बोलता है मोदी की अध्यक्ष की कुर्सी पे बोलता है, देश की क्यों तिलमिला रहे हो मेरे भाई, दी है अपनी कुर्बान कर रहे हो, और ये देश का गौरव रखा, जब सेना गर्व से, लेकिन शकील अंसारी साहब सुनिए, शकील अंसारी साहब क्यों बिलबिला, शकील अंसारी साहब क्यों घबरा रहे हो, सुन लीजिए, जब सेना गर्व से कह रही है कि शकील अंसारी साहब तुम क्यों बिलबिला रहे हो। इस मुल्क के तमाम बड़े राष्ट्रीय सेना के अधिकारी अफसर रहे लोगों से पुलवामा के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद हमने बात की, हमारे स्टूडियोज में भी आए, सबका कहना था कि ये वो सरकार रही, मोदी सरकार, जिसने हमको इतनी हिम्मत तो दी, इतना फ्री हैंड तो दिया कि हम एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें कर सके। ये भी एक सच्चाई। पाकिस्तान के खौफ से आर्मी के लोग, कहना था नेवी के लोग, नरेंद्र मोदी की सेना ने जवाब दिया, एयरफोर्स के लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो हम इसको कैसे देखें। नरेंद्र मोदी की सेना है। आप एंटी नेशनल डिबेट यहाँ अरे अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सेना के शौर्य मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा और बीजेपी उसका जवाब दे रही है। पाकिस्तान आपने कहा और बीजेपी उसका जवाब दे रही है, हमने नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं शकील साहब, आप अपनी नहीं, आप एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आप अपने मेरे सवाल का जवाब आप देते नहीं है, और जब आपसे पूछा जाता है कि उमर अब्दुल्ला के सवाल पर कांग्रेस खामोश क्यों है तो आप जवाब नहीं देते हैं। आपसे पूछा जाता है, एक मिनट यशवीर, एक मिनट यशवीर, नहीं, यहाँ कोई नहीं कह रहा है, आपने कहा बीजेपी उसका जवाब दे रही है, मेरे किसी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो सवाल आपसे पूछा, मैंने ये सवाल जो आपसे पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। शकील साहब मेरे सवाल का आप जवाब दे ही नहीं रहे। एक मिनट यशवीर, एक मिनट, मैं आप ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं शकील साहब से, ठीक है, एक मिनट शकील साहब, एक मिनट शकील साहब, एक मिनट यशवीर जरा खामोश हो जाइए। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये कहा मैंने कि तमाम सेना के रिटायर्ड लोग जो आए हैं यहां पर इस स्टूडियो में, वो इस बात की तारीफ करते हैं कि सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर मैं आपसे जवाब लेने आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब की बार कश्मीर हथियार ब्रेक से पहले काफी गहमा गहमी रही, और मेरी गुजारिश है हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कि एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि जी सलाम का जो दर्शक है वो चाहता है सुलझी हुई बात सुनना और मुद्दे को सही ढंग से समझना। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आपको जब मौका दिया जाए तो आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन एक दूसरे के बीच में न बोले तो बेहतर है। हम आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं इस चर्चा के, कश्मीर हमारा फोकस है, दूसरे मुद्दों की तरफ सियासी जमातें डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं अपनी डिबेट को हाईजैक होने नहीं दूंगा, मैं अपने मुद्दे पर कायम रहूंगा। मैं कश्मीर पर कायम हूं क्योंकि कश्मीर फोकस में है, क्या इन इंतखाबात में यह हमारा मुद्दा और बड़ा हथियार क्या सियासत का बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं। यशवीर आपसे मैं शुरुआत करता हूं। शकील साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए, आप लोगों ने राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया, उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर अपने आप में खुद फोकस में आ जाता है, चर्चा में आ जाता है, और बहुत सारी बातें गौड़ हो जाती हैं, ये वो इल्जाम लगाते हैं और कुछ ठोस सवाल भी आपसे करते हैं जिनका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, हमने मुद्दे की बात आप करते हैं तो हम तो 2014 में भी विकास को लेकर हमने बाकायदा मुद्दे के साथ चुनाव लड़े थे और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार बनी थी। इस बार भी भारत का विकास और आतंक का विनाश, इस लाइन के साथ हम चुनाव मैदान में हैं और रहेंगे। बार बार जो मुद्दा ये विफलता क्यों है कि जिस प्रकार से घोषणा पत्र में नई चीजें आई, उससे पहले जिस प्रकार से सेना के शौर्य पर सवाल उठे, मैं निवेदन करूंगा अंसारी जी कि अपने समय में अपना विषय रखेंगे, सबसे वरिष्ठ आप यहाँ हैं और बीच में अगर आप टोकेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि चिल्लाकर बोलना। सेना के शौर्य पर जब सवाल उठने लगे
तो पूरी सेना में चर्चा का विषय था और देश में चर्चा का विषय था। किस प्रकार से सेना के शौर्य का सवाल उठाना कितना उचित है और कितना न्यायोचित है। उसके अलावा उससे पहले उनके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर क्या कहते हैं कि हमारी मदद करो मोदी को हटाने में, ये कितना उचित है। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम डिबेट जो कर रहे हैं वो एंटी नेशनलिस्ट डिबेट कर रहे हैं। भैया पाकिस्तान जाकर जो हमारा दुश्मन देश है उससे मोदी को हटाना, प्रधानमंत्री को हटाना, मदद मांगना कितना उचित था। उसके अलावा हमारे सेना के अध्यक्ष को गली का गुंडा कहना कितना उचित था। उसके अलावा बार बार मैं गिनाने लगूं तो आप कहेंगे कि कितने लोग हैं, कितने नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार हमारी सेना पर उंगलियां उठाते रहे। और ये जो घोषणा पत्र में एक लाइन जो लिखी है, सेक्सुअल वायलेंस और नागरिकों के गायब करने वाला विषय है कि उसको लेकर सेना जो करती है हम इस अफसर को हटाएंगे। भैया वो कोई इस तरह का काम नहीं करते हैं। आप एक बात सोचिए, किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति को वहां से उठाकर सेना अरेस्ट करती है, उस पर कार्रवाई करती है, तो आप सोचिए क्या उसके परिवार वाले ये कह देंगे कि आतंकी है? वो तो कहेंगे नहीं, गलत लेकर गए हैं। तो अफसर हटाने के बाद सेना को आप कमजोर कर रहे हो। जिस प्रकार से आतंकियों पर घात करने में, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, देखिए ये कहीं ना कहीं जिस तरह के घोषणा पत्र में चीजें लाकर ये एक विशेष समुदाय को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटों को लेकर। आज आप देखिए पूरे देश को छोड़कर कश्मीर में क्यों नहीं लड़े राहुल गांधी, क्यों नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़े जब भाजपा से ही उन्हें टक्कर लेनी है, क्यों केरल ही जाकर लड़े। और आज जिस प्रकार से उनके नॉमिनेशन के दौरान आप देखिए जिस मुस्लिम लीग की वजह से इस देश का विभाजन हुआ, जो मुस्लिम लीग आज भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समर्थन करती है अंदर खाने, उस मुस्लिम लीग के झंडे तिरंगे से ज्यादा थे, कांग्रेस के झंडों से ज्यादा थे। मैं समझ गया आपके इशारे भी समझ गया। अनुराग जी मुझे आप बताइए कि जिस समुदाय विशेष को पोलराइज करने की बात कही जा रही है, कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं ईश्वर जी, क्या वो इतनी जल्दी इस तरह की बातों से वाकई ध्रुवीकरण उसका हो जाता है? क्या यह है, या फिर दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से एक पार्टी के साथ हो जाता है? कैसे इसको हम देखिए आप जैसे यशस्वी जो बात कह रहे हैं वो अपने हिसाब से एक तरह से सही कह रहे हैं। अगर आप यशस्वी जी के एंगल से, मैं उनसे यही पूछना चाह रहा था, क्या कांग्रेस के इस स्टैंड से इनको राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से जितना कांग्रेस को लाभ नहीं हो रहा है उतना भाजपा उसका फायदा उठाएगी। और पर हमने उसका लाभ उठाने के लिए उसमें कोई निर्णय तो नहीं लिया ना। अब कांग्रेस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे अनुराग जी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, उसमें मैं आपका देखिए, आप राजनीतिक दल हैं, हर आदमी राजनीति करने के लिए ही जो है राजनीतिक दल कुछ ना कुछ तो मुद्दा लेके जनता के पास जाएगा। लेकिन आपको एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस आपको स्ट्रेंथन इसमें कर रही है। अगर वो एक छोटे वर्ग को, एक संप्रदाय को, समूह को अगर वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, आप एक बड़े वर्ग को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब, बात अलग है, ठीक है, हम दोनों ने बात की। मैं शकील साहब के पास चला जाता हूं। ये कांग्रेस का ट्रेंड ही रहा है, किसी भी इलेक्शन में पता नहीं क्या सोचते हैं और एडवांटेज बीजेपी देते हैं। हर इलेक्शन में ये भी सवाल मैं लेकर जाता हूं। शकील साहब 3-4 सवाल हो गए सर। पोलराइजेशन, ये तीनों तरफ से बात आई है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की आपकी पार्टी की अपनी कोशिश है और उसमें आपको कितना फायदा नजर आता है? क्या वाकई ऐसा है क्या? देखिए हमारे इसी मुद्दे पर रहेगा 15 लाख और इस पे मत जाइएगा, अभी मुद्दा है नहीं, वो नहीं है। इस पर बात कीजिए। 72,000 पे भी जवाब देना चाहूंगा। मैं इमरान, इससे पहले ये कहें मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जो देखिए जो नैरेटिव है ये कांग्रेस ने खुद सेट किया, ये बीजेपी ने इसको ले लिया, नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने। सिद्धू जी पाकिस्तान जाते हैं, गले मिल के आते हैं और फिर डिफेंड करते हैं, हालांकि उनके चीफ मिनिस्टर मना भी करते हैं। उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद भी वो क्लीन चिट सर्टिफिकेट देते हैं पाकिस्तान को। तो आप एज अ कांग्रेस पार्टी आपने सिद्धू को कभी नहीं टोका, आपने कभी उनके और ना आज उमर अब्दुल्ला के बयान पे कुछ कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पे कुछ नहीं, महबूबा मुफ्ती के बयान पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो देश को धमकी दे रही है। 370, अब जवाब ले लें सर। कल 370 पे महाराजा करण सिंह जो सदर रियासत थे, पहले सदर रियासत, जिनके पिताजी ने एक्सेशन ट्रीटी साइन करी, हरि सिंह जी ने, वो सदर रियासत थे और उनके बाद ही इमीडिएट रीजेंट बने। वो उन्होंने कल कहा 370 तो हमने कभी मांगा ही नहीं था, जे&के स्टेट की कभी डिमांड ही नहीं थी 370 की। नेहरू जी ने मिली भगत ये कांग्रेस ने हमको गिफ्ट किया, हमने ले लिया। तो उसके बाद भी आप डिफेंड कर रहे हैं आप। और करण सिंह सदर रियासत नहीं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े सीनियर लीडर रह चुके हैं, गांधी परिवार के बड़े क्लोज हैं, और वो ऐसा स्टेटमेंट देने उसके बाद भी आप मैनिफेस्टो निकालते हैं कि 370 नहीं हटेगा। तो ये नैरेटिव कांग्रेस ने ही सेट किया है। ऐसा है ना कि अब शकील साहब जवाब दीजिए, है ना शकील साहब जवाब, फिर मैं मोनिका जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, पर्दा
के अंदर रह के नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अगर आप सेट कीजिए तो ज्यादा काम देगा आपको। बीजेपी, ये बात हमारे पत्रकार भाई ने सही कही कि बीजेपी के आप लोगों के लिए जो कांग्रेस के खिलाफ बोले ठीक है वो वक्त है, और जो बीजेपी के खिलाफ बोले वो हम अपना वक्त आपको देते हैं, आप मेरा भी जवाब। 5 मिनट है सर, 5 मिनट में शकील से आपसे जवाब तो चाहूंगा ना। आप मेरी बात ना करते, इल्जाम गए तो जवाब तो ले लें। तो मैं कुछ ना बोलूं। 5 मिनट का जवाब वो ले लीजिएगा कि घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आतंकवाद को चोट करने का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। 1990 में हजारों, ये भी एक बड़ा सवाल, ये भी एक बड़ा सवाल, जवाब तो लेने दीजिए। पुनर्वास की बात भाजपा ने भी करी, भारतीय जनता पार्टी ने तो ध्यान ही नहीं दिया। रैना साहब मेरे कई प्रोग्राम में बोल चुके हैं, क्वेश्चन खुद अमित रैना साहब कई बार बोल चुके हैं कि बीजेपी ने खुद हमें निगलेक्ट किया है, और आज भी बीजेपी ने हिम्मत नहीं है कि बसवा दे कश्मीरियों को, कह दे कि श्रीनगर में बसवा देते हैं या कोई दूसरे हिस्से में बसवा देते हैं। भाजपा ने प्रयास किया, भाजपा की सरकार ने, इतना कभी प्रयास नहीं हुआ। वो तो अमित रैना जी जवाब दे देंगे सर। अमित रैना जी मेरे साथ बैठे कश्मीरी पंडित है, ठीक है, ये भी आपने अच्छी बात उठा दी। बिल्कुल, आपने प्रयास किया है, उतना किसी ने नहीं किया क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं करा। ये नहीं, आपके सवाल का जवाब सुन लिया। अब जरा शकील साहब से जवाब लेने दीजिए। आपने वादे जरूर करे हैं, कॉलोनी आप ये बताइए, मेरे पास आरटीआई है पिछले साल की, मुझे पता होता किया जाएगा, और 370 में अमेंडमेंट होगा। आप अपना ईमेल आईडी दे हमारी दीजिए, मैं बहुमत की सरकार होगी। वहां पर पीडीपी के साथ समझौते में थे, पीडीपी ने विरोध किया 370 को लेकर, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। जितना कर पा रहे हैं वो आईआईटी, आईआईएम किसके लिए खोले गए, वहां के युवाओं के लिए खोले गए, वहां हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, पुनर्वास का प्रयास किया नहीं है। सरकार का ऑफिशियल रिप्लाई है, भाजपा की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस से जवाब मांगिए ना, घोषणा पत्र में अब जरा अंसारी साहब से उनका मौक़िफ़ ले लें। कश्मीरी पंडित के मसले पर भारतीय जनता पार्टी को अमित जी ने भी खरी खरी सुना दी। अब शकील अंसारी साहब, उन्होंने आप पर भी सवाल उठाए और जो सवाल यशवीर और बाकी लोगों के जवाब दिए। अब आप भाजपा का वो मत कहिए, एक साथ सब लोग बोलेंगे तो मैं, सर मेरे पास वक्त बहुत कम हुआ जा रहा है सर, मैं आपको सवाल पैदा ये है कि बीजेपी की 5 साल की सरकार पूरी हुई और वो बड़ी बड़ी हांक लगा के मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जरा कश्मीरी पंडितों का, उनको हम तो फेलियर थे, तो वो क्या कर लिए, पीडीपी के जाके सरकार, जवाब उनको देना है, वो सवाल कर रहे हैं। यही शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को। सवाल ये भी था, जिस चीज का जवाब उन्हें देना है। 5 साल सत्ता में वो रहे हैं, देश को कमजोर किया है इस तरह से, और वो सवाल पूछ रहे हैं। इनके मिनिस्टर है वीके सिंह, डिफेंस, और इन्होंने क्या कहा था फौजियों के बारे में, उनके बयान को आप नहीं बोलते हैं, और आप बोलते हैं कुछ एमपी के बारे में बांट के पत्थरबाजी कराते हैं। हमारा पहला लक्ष्य आतंकियों और पत्थरबाजों को सुधारना है। आप अभी भाई काम किए जाएंगे। ये आप 15 मिनट क्वेश्चन जवाब आप शकील साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट सर, शकील साहब सुनिए, एक बार यशवीर आपको मैंने पूरा मौका दिया। शकील साहब जो शकील साहब जो इल्जाम लगे और कहां मिल के आए, वो किस टेररिस्ट के मिले, और वो बताइए ही है जिन्होंने पहुंचाया था कंधार भी टेररिस्ट को, मेरे सवाल का जवाब हो जाने दीजिए यशवीर, पहले मेरे सवाल का जवाब बोलने दीजिए। एक मिनट और ये सवाल पूछते हैं अंसारी साहब, सवाल का जवाब आप दीजिए। जो सवाल आपसे पूछा गया, सुनिए एक बार यशवीर सुनिए ना, आप सुनिए अंसारी साहब, आप ये बात बता दीजिए, जो इल्जाम यहां से लगातार 2-3 बातों में गए कि पोलराइजेशन की कांग्रेस भी अपने तरीके से कोशिश कर रही है, किसका ध्रुवीकरण है और क्या फायदा दिखता है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, पोलराइजेशन की कोशिश कोई कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस सबको लेके चलती है, और इनको मुसलमान, इनको कश्मीर, और इसके लिए इनको है। अरे तुम मुस्लिम के साथ रह चुके हो, मुस्लिम लीग की बात क्या कर रहे हो? कांग्रेस केरल की मुस्लिम लीग है, ये भी नहीं इतिहास इनको पता है, 1960 में वो बनी है, वो मुस्लिम लीग नहीं है जो देश को बंटवारा करने वाली। ठीक है मोनिका, ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मोनिका जी सर, ठीक है
देश को पता लगा। मोनिका जी, मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। कश्मीर का मुद्दा फोकस में तो है, किसके लिए ज्यादा कारगर साबित होगा? आपका फाइनल कमेंट सियासी तज्जियाकार के तौर पर। जो लगातार अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पॉइंट्स डाले हैं, चाहे वो एफसेपा को लेकर डाले हो, चाहे वो सेडिशन चार्जेस को लेकर डाले हो, जो कांग्रेस के लीडर्स वहां पर बयान दे रहे हैं कि हम आतंकवादियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, जो साथ में महबूबा मुफ्ती जी बयान दे रही हैं कि अगर आर्टिकल 35A को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट ही नहीं रहेगा, जो उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने लिए गड्ढे खोद रही है और इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, जो कि कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, अब आवाम को फैसला करना है कि वो इसको किस तरह से देखती है। सभी ने इस पर अपने अपने पत्ते खोल रखे हैं। चलते चलते आपसे एक अपील हम जरूर करना चाहेंगे। जी मीडिया सभी मुल्कवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा इंतखाबात में वोट जरूर करें, बेदार बने और अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी बेदार करें। ख्याल रहे कि अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई भी मतदाता न छूटे।